1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। इस क्रांति के मुख्य पात्र मंगल पांडे थे, जो उन दिनों 34 इन्फेंट्री असम राइफल से जुड़े थे। इस क्रांति को शुरू करने में भारतीयों को अपने धर्म को बचाने में किया गया एक प्रयास था, जो आगे चलकर एक बड़ी क्रांति का रूप ले लेता है। बहादुर शाह जफर को भारतीयों ने अपना एक नेता चुना, जो उन दिनों ब्रिटिश सरकार के पेंशनर थे। इनके नेतृत्व में लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से कई शहरों में अनेक नेताओं ने इस क्रांति को आगे बढ़ाया और अपना समर्थन दिया। 1857 की क्रांति की शुरुआत विद्रोह से हुई, जो आगे चलकर क्रांति का रूप ले लेती है। और कुछ राजघरानों ने अगर दोगलापन न किया होता, तो अंग्रेजों का काम वही खत्म था भारत से। इसका कारण अंग्रेजों की थोपी गई नीतियां थीं, जो चिंगारी बनती जा रही थीं, और उस पर कुछ त्वरित कारणों ने आग में घी का काम किया। कोई भी क्रांति एकदम से नहीं आती, जैसा कि आप जानते हैं। उसी क्रम में अंग्रेजों ने सुधार के नाम पर, जिसमें आर्थिक सुधार के नाम पर रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त लाए, जिससे किसान और जमींदार दोनों अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे। इसके अलावा सामाजिक सुधार में सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक लगाया। आइए आजादी की पहली लड़ाई से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थीं। जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपलाह किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन अहम है। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और ओडिशा में गोंड्स एवं खोंड्स जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का, वह 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया।
भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से पट गए। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खास तौर पर तबाह हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों की भर्ती की गई थी। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र जानी काला पानी पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया। उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1857 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थीं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3 LNC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। उसके बाद 3 LDOC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हियरसे को गोली मारी थी, जबकि अफसरबाग की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल को तोड़ दिया। 10 मई को वे दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। 21 सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्ज मुगल और मिर्ज ख्वाजा सुल्तान एवं एक पोते मिर्जा अब्बू बकर को गोली मरवा दी। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई।
यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउटरम ने लखनऊ को दबाने का भरकस प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिर में कॉलिन कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 में शहर पर अधिकार कर लिया। वैसे यहाँ क्रांति का असर सितंबर तक रहा। 1857 का संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक चला। इसे 1858 के मध्य में कुचला गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को आखिरकार कैनिंग ने घोषणा किया कि विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया है। हालांकि बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। खास तौर पर दोआब क्षेत्र में इसका असर रहा। दक्षिण के प्रांतों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्यों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। नाना साहेब, तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं है, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा और क्या नहीं, यह भी निश्चित नहीं था। वे मात्र भावावेश एवं परिस्थितिवश आगे बढ़े जा रहे थे। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। जबकि अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलसन, हेवलॉक, आउटरम एवं एडवर्ड जैसे कुशल सेनानायक थे। विद्रोहियों के पास न संख्या बल था और न पैसा। उसके उलट ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता, तो निस्संदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में 1858 के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करने तथा 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। हड़प नीति की समाप्ति ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसीलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को एहसास हुआ कि भारतीयों के बीच एकता उनके अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकती है और इसलिए उन्होंने विभिन्न जातियों और वर्गों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति शुरू की। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया गया और ऊंची जाति के हिंदुओं को निचली जाति के हिंदुओं से लड़ाया गया। इससे देश के लोगों में विभाजन हुआ और एकता बिगड़ गई। दोस्तों, इतिहास की सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।